संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इन द preamble of the Constitution, India has been told सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य। ये चार जो विकल्प हैं, ये चार के चारों विकल्प एक दूसरे की तरह हैं। यहां आपको पकड़ना क्या है मैं बताता हूं कि यहां पर शब्दों का आपको क्रम पकड़ना है और क्रम वही पकड़ सकता है जिसको प्रियम्बल की पहली लाइन याद हो कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सर्वसत्ताधारी। पहला तो दो विकल्प में मिल गया सर्वसत्ताधारी, तो इन्हीं दोनों में से कोई सही हो सकता है। और आगे देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी भी मिल गया, तो मतलब डी विकल्प सही है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणराज्य, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। और वही लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो लोग प्रियम्बल की पहली लाइन याद करके बैठे हैं। बेसिकली इस प्रियम्बल की भाषा जो है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और इस प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। वो 3 नए शब्द आपको यहां भी दिखाई दे रहे हैं। एक मैं आपको बता देता हूं, वो 3 नए शब्दों में 2 शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है, ये 2 हो गए, और तीसरा आपका होगा अखंडता। ये अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द कब जोड़े गए? 1976 में, 1976 में ये शब्द ऐड हुए। तो ये रही आपकी प्रियम्बल। ओके, अगले सवाल पे चलते हम लोग, तैयार हो जाइए। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? व्हाट इज द पॉपुलर सॉवरेनिटी? क्या? ठीक, लोकप्रिय प्रभुसत्ता मतलब लोकप्रिय का मतलब पॉपुलर हुआ, जिनको जनता जानती हो। लोकप्रिय प्रभुसत्ता जिनके अंदर पावर हो, मतलब जनता की शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? जनता का संप्रभु है। जनता स्वयं अपनी शक्तियां अपने हाथ में रखती है। जनता के प्रतिनिधि का संप्रभुत्व है। अगर आप लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर रहे हैं, जनता की संप्रभुता की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर जनता के प्रतिनिधियों का संप्रभुत्व उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वास्तविक तथ्य है वो ये है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता, लोकप्रियता के कारण प्रभुसत्ता किसके हाथ में आती है? तो प्रतिनिधियों के हाथ में आती है। बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, ये सवाल बन सकता है। ये काफी नया मॉड्यूल का सवाल है, ऐसे सवाल लगातार बन रहे हैं पॉलिटी में, तो तैयार रहिएगा इस सवाल के लिए। यस, अगला सवाल, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? पूर्ण संप्रभु, यहां पर सिर्फ संप्रभु की बात नहीं है। संप्रभु तो भारत बन गया था अंग्रेजों के जाने के बाद ही, लेकिन पूर्ण संप्रभु पूरी तरह से आपके यहां जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को भारत संप्रभुता की ओर कदम बढ़ा चुका था। शक्तियां भारत के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन उस समय आपका जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था, तो पूर्ण संप्रभु नहीं था। पूर्ण संप्रभु वो तब बनेगा जब आपका संविधान बनकर के तैयार हो जाएगा
और आपका संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को आपका देश पूर्ण संप्रभु बना। क्लियर? अगले सवाल पे आते हैं, बिल्कुल नजर गड़ाए रखिए। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संघीय इन द सेंस ऑफ फेडरल। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो क्या भारत के संविधान में संघ फेडरल शब्द का इस्तेमाल हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल ही कहता है कि इंडिया, दैट भारत शैल बी नेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब यहां फेडरल की जगह पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है? यूनियन। इसका भी मतलब होता है संघ और इसका भी मतलब होता है संघ, दोनों एक तरह से संघ है, लेकिन यहां का जो संघ है भारत का, वो समझौते से नहीं बना है, वो बना है विलय से। और जब संघ विलय से बनता है तो यूनियन कहा जाएगा। फेडरल समझौते से बना संघ है, जो यूएसए के संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर होगा संविधान में कहीं भी नहीं। क्लियर? इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत जो है एक संघ है, जो यूनियन से रिप्रेजेंट होता है, फेडरल से नहीं। क्लियर? अगले सवाल पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? सिर्फ एक आर्टिकल है जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया भारत, ठीक, उस अनुच्छेद का मतलब इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताएं कि इंडिया और भारत दोनों शब्द एक साथ किस अनुच्छेद में आए हैं? जी हां, उसमें लिखा है इंडिया एंड भारत, इंडिया एंड भारत दैट शैल बी नेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, देयर आर 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया अर्थात भारत लिखा है हिंदी में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। आज करंट टाइम में लिखा है, और यह लिखा है आपके अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया शब्द भी प्रयोग किया गया है और भारत शब्द भी प्रयोग किया गया है। एक ही अनुच्छेद में दोनों शब्द। ओके, यस। अगले सवाल पे चलते हम लोग। लक्काद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? पहले तो यही जान लीजिए कि आपका लक्षद्वीप को लक्काद्वीप कहा जाता था और मिनिकॉय कहा जाता था मिनिकॉय को, और अमीन दीवी कहा जाता था, यह मिनिकॉय का हिस्सा है। तो ये तीनों का नाम बदल करके, भाई नाम बदलने का अधिकार, अब यहीं से मुद्दा उठता है कि आपके संविधान के आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि किसी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यह अधिकार है संसद के पास। और यह बताया गया है अनुच्छेद 2 में कि किसी नए राज्य की स्थापना, प्रवेश का अधिकार संसद का है। तो नए राज्य की स्थापना, लक्षद्वीप की स्थापना करने का अधिकार किसके पास था? संसद के पास था। और संसद ने यह काम किया है 1973 में। तो दैट इज द राइट आंसर आर 1973। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। ये रहा आपका अगला सवाल। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र बने। कौन बताएगा इसका उत्तर? जल्दी से रिप्लाई करें मुझे। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन की जो समस्या रही वो स्टार्ट हो गई थी 1948 से। 1948 से ही राज्यों के पृथक करने की मांग उठी, और ये पहली मांग उठाई गई आंध्र प्रदेश में। कहां पर उठी?
आंध्र प्रदेश में। उस समय ये आंध्र प्रदेश किसका हिस्सा हुआ करता था? इस समय ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था। कई कमेटियां बनी, इसके बाद जो है कमेटियों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब लास्ट में इसमें धर कमेटी बनी, जेवीबीपी कमेटी बनी, जवाहर वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया कमेटी कहा जाता है, जेवीपी कमेटी, और धर समिति भी बनी थी 1947-48 में। तो इन्होंने भी जो है रिजेक्ट कर दिया था। इन सब से मजबूर होकर के 1952 में आंध्र प्रदेश को जो नेता थे, जो आंध्र प्रदेश को अलग कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनका नाम है रामुल्लु महोदय, इन्होंने 1952 में 56 दिनों का आमरण अनशन किया और 56वें दिन ये जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सरकार ने कमेटी और बनाई, वांचू समिति, उसके रिकमेंडेशन पर आंध्र प्रदेश बना। ये बना कब? 1 अक्टूबर 1953 को। तो पहला राज्य भाषा के आधार पर बना 1 अक्टूबर 1953 को ये पहला राज्य बना। इसके बाद और राज्यों की भी डिमांड बनने लगी, जैसे हरियाणा हुआ। हरियाणा में क्या बोला जाता है? पंजाब से अलग भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, तो हरियाणा में हरियाणवी नहीं, हिंदी बोली जाती है। क्लियर? और गुजरात और महाराष्ट्र की भाषा अलग है, गुजराती मराठी। तो यहां पर डिमांड उठने लगी। तो 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी? फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम के द्वारा जो नए राज्यों का फॉर्मेशन था वो थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? ये रहा आपका राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल राइट या अथॉरिटी कह सकते हैं इसको। अथॉरिटी को आप राइट भी कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है अथॉरिटी टाइप है, बट आप इसे राइट पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। ठीक, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, राइट टू फाइट। ठीक, राइट टू फाइट इन द सेंस आप युद्ध करने का नहीं, यहां पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक, एंड राइट टू कंप्लेन विथ गवर्नमेंट बॉडीज। तो यहां पर ये जो अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है ये आपका मौलिक अधिकार है। कैसा है? फंडामेंटल राइट। तो ये आपका मौलिक अधिकार अगर है तो राजनीतिक अधिकार नहीं हो सकता। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार और सरकार के लोकल निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये कैसा अधिकार होगा? ये आपका पॉलिटिकल राइट होगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा जीवन का अधिकार। क्लियर? इसका सही उत्तर है राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21। यहां पर आर्टिकल 21 आप लिख सकते हैं। यस। अगला सवाल ये रहा। यस, भारतीय संविधान को अपनाया गया। मैंने पिछले सेशन में ये क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन दूसरे तरीके से कराया था, उद्देशिका के मुद्दे को लेकर के आया था। तो अगर आपको उद्देशिका की अंतिम लाइन याद है तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उद्देशिका की अंतिम लाइन में लिखा है कि इस संविधान को अपनी इस संविधान सभा द्वारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो आपको 2006 विक्रमी भी याद रखना है, क्योंकि अभी तो यही बन रहा है। अगर क्वेश्चन और अपडेट हुआ तो 2006 विक्रमी भी याद रखना होगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य 57 वर्षों का अंतर चलता है। क्लियर? विक्रम संवत और ईस्वी के मध्य 57 वर्षों का अंतर है। तो ये 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
तो जब आप आत्मर्पित कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। तो दैट इज एडॉप्ट कर रहे हैं कब, 26 नवंबर 1949 को। तो यह संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और पूरी तरह से लागू हुआ कब, ये 26 जनवरी 1950 को। क्लियर, ये सबको पता होगा। अगला और लास्ट सवाल आज के इस सेशन का, थोड़ा सा कठिन है बट आपके लिए ये जरूरी है। यस, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। 2 सदन होना जरूरी है। मैक्सिमम लोगों का आंसर इसमें क्या आएगा, मुझे पहले रिप्लाई दें, फिर मैं इसकी बात करता हूं। देखिए यहां पर 4 विकल्प है, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। ये 4 के चारों लक्षण में जो है अलग अलग विशेषताएं। आपके भारत में अपनाया गया है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फेडरल सिस्टम भी अपनाया गया है, यूनिटरी सिस्टम भी अपनाया गया है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग विशेषताएं हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो भारतीय व्यवस्था द्विसदनीय है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कारण अगर जरा सा दिमाग लड़ाएंगे तो उत्तर निकाल लेंगे, क्योंकि भारत में केंद्र के साथ राज्यों में भी द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या सारे राज्य में 2 सदन हैं? जी नहीं। कारण यह है कि केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली, राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली। इसकी यह कतई आवश्यकता नहीं है कि संसदीय शासन प्रणाली में 2 सदन अनिवार्य हों। राज्यों की संसद तो राज्यपाल और विधानसभा से भी बन जाती है। मात्र 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय प्रणाली है। तो लेकिन जितनी भी संघीय प्रणाली होगी वहां पर आप देखेंगे कि द्विसदनीय व्यवस्था है, क्योंकि संघीय प्रणाली में केंद्र और केंद्र के साथ साथ राज्य ये दोनों बराबर अस्तित्व रखते हैं। तो केंद्र में 2 सदन होंगे, एक केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला और एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला। भारतीय संविधान संघीय नहीं है। कैसा है? ये है सेमी, क्या है ये? सेमी फेडरल आप कह सकते हैं या अर्ध संघीय कह सकते हैं। ये संविधान कैसा है? अर्ध संघीय है। यहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व है जरूर, लेकिन पूरी तरह से शक्तियों का विभाजन नहीं है। आपातकाल में सारी शक्तियां कहां चली जाती हैं? केंद्र में चली जाती है, और सामान्य अवस्था में शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है। पावर डिवाइडेशन है यहां पे। इसलिए भारत संसदीय शासन प्रणाली अपनाता है, संघीय शासन प्रणाली नहीं। और द्विसदनीय व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है, क्योंकि राज्य बिल्कुल पृथक होगा, अलग होगा, डिवाइड होगा। फ्रेंड्स, तो ये इस अंतिम सवाल के साथ आज के सेशन का हम लोग अंत करेंगे।